हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोगों ने शनिवार को ग्रामर का चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर भाषा एवं व्याकरण। उम्मीद है आप लोगों ने एक बार वीडियो सुनने के बाद उसे बुक के साथ भी देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और एक बात और बेटा, कि हमने कल आपसे मिलने की बात की थी जूम मीट के थ्रू। आप लोगों में से केवल 30 बच्चों ने ज़रूरी समझा मिलना। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए कि आप अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतें जो हैं वो अपने टीचर्स के साथ साझा कर सकें। तो इसलिए मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे आएंगे और संस्कृत में कोई दिक्कत हो, ग्रामर में कोई दिक्कत हो, या फिर मंजरी में कोई दिक्कत हो, भावार्थ समझने में कोई दिक्कत हो, तो अपनी बात मुझसे कहेंगे। लेकिन अफसोस हुआ, बहुत कम बच्चे, केवल 30 बच्चे जुड़े थे। मैं उम्मीद करूंगी कि आगे जब भी ऐसा मैं आपसे मीट लूँगी, जूम मीट के थ्रू हम लोग मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलें और अपनी परेशानी बताएं ताकि हम उसका समाधान कर सकें। तो बेटा, अगला भाग जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का ही पढ़ने जा रहे हैं, व्याकरण का ही पढ़ने जा रहे हैं, और उस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। उस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार, वर्ण कहते किसे हैं ये हम लोग जानेंगे। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब वो बोलना सीखता है, जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो छोटी छोटी जो है वर्णों को अपने मुख से बाहर निकालता है। छोटी छोटी ध्वनियों के माध्यम से बात करना चाहता है, आवाज़ निकालता है। उन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। तो बच्चा तो टूटा फूटा शब्द बोलता है ना, टूटा फूटा शब्द बोलता है, एक एक वर्ण बोलना चाहता है। वो जब सीखता है तो एक एक वर्ण बोलता है। तो उसे ही हम, उन्हीं ध्वनियों को, जिन ध्वनियों को बच्चा निकालता है, उन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं, क्योंकि हम शुरुआत में ही वर्ण को सीखते हैं। तो ये वर्ण जो है उसकी परिभाषा क्या है ये देखिए। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। हम हिंदी भाषा में जो प्रयोग होता है, सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जिसको हम तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटी ध्वनि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण का मतलब क्या है ये आप देखिए। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ, और ये शब्द बना है कलम। ये शब्द बना है कलम। अब क के नीचे हमने हलंत लगाया है, क के नीचे हलंत लगा है, उसके बाद अ लिखा है, क्योंकि क व्यंजन वर्ण है और इसमें से हमने स्वर को बाहर कर दिया है, तो ये अ इधर बाहर आ गया है। ल व्यंजन वर्ण है, इसमें से स्वर को बाहर किया है, तो ये आधा हो जाता है। और आधा व्यंजन वर्ण जो होता है, जब हम पूरा व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं, तो वो व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। तो ये देखिए आप, हमने आपको एक शब्द लिख के बताया, कलम। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। ये हमने क ल और म के नीचे हलंत लगाया है, क्योंकि क ल और म से हमने स्वर को बाहर कर दिया है। स्वर को बाहर कर दिया है, इसलिए ये जो शब्द हैं, ये वर्ण हैं, ये स्वर रहित हो गए हैं, स्वर के बिना हो गए हैं, इसलिए हमको हलंत लगाना पड़ा है। तो और इसको मिला के हमने शब्द बनाया है कलम। अब वर्ण की परिभाषा है कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में जो प्रयोग होते हैं ना, जब शुरू करते हैं हिंदी भाषा, हम लिखना शुरू करते हैं, पढ़ना बोलना शुरू करते हैं, तो जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जो हम शुरुआत करते हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण माला किसे कहते हैं? आपने देखा है ना, आप माला पहनते हैं, मोतियों की माला पहनते हैं, तो जैसे हम मोतियों की माला को
मोती को एक एक मोती को धागे में पिरोते हैं वो माला बन जाती है, लेकिन उसी मोती को हम बिखेर देते हैं तो वो अलग अलग मोती हो जाती। लेकिन इसको जब हम धागे में पिरोते हैं तो वो माला बन जाती है। उसी तरह वर्णों को भी जब हम एक साथ रखते हैं, एक धागे में पिरोने का प्रयास करते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को एक साथ व्यवस्थित करके लिखते हैं, एक साथ वर्णों को व्यवस्थित करके लिखते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी की मानक वर्णमाला में 52 वर्ण, 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं हिंदी के मानक वर्णमाला में। मानक का मतलब होता है शुद्ध, जो विद्वानों के द्वारा शुद्ध भाषा जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, विद्वानों के द्वारा मान्यता मिली होती है, उसे हम मानक शब्द कहते हैं, है ना। जो हमारे विद्वान हमको मान्यता देते हैं कि इसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में कर सकते हैं, उसे हम मानक शब्द कहते हैं। तो मानक का अर्थ होता है शुद्ध। तो हिंदी की मानक वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वर, अयोगवा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। इन सभी स्वर, अयोगवा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, इन सभी का जो वर्ण है, सभी का वर्ण मिला के 52 वर्ण होते हैं। सभी का मिला के 52 वर्ण होते हैं। अब देखिए स्वर कितने होते हैं हमारे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11, यहाँ संख्या मैंने लिखा है, 11 स्वर होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। 11 स्वर होते हैं। अयोगवा अंग और अह, 2 अयोगवा होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ये क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनकी 5 लाइनें होती हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 जो हमारे हैं वो स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 है अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये भी संख्या में 4 है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये भी संख्या में 4 है। अतिरिक्त वर्ण ढ और ढ, ये भी संख्या में 2 है। तो ये टोटल जो है कुल संख्या योग है इनका, ये है 52। तो इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, और इनका जो पूरा योग है, जो जोड़ है, वो कितना है? वो 52 है। समझ में आ गया बेटा? अब हम सबका वर्णों का भेद पढ़ेंगे, वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। वर्णों के प्रकार, तो वर्णों के जो प्रकार होते हैं उनके 2 भेद होते हैं। वर्णों के केवल 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है। स्वर और व्यंजन, वर्णों के केवल 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के केवल 2 भेद हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं, पहले आप इसे समझिए कि जिन वर्णों का उच्चारण, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। मतलब इसका क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं और हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर चली आती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर आती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या हमने यहाँ पढ़ा 11 होता है, अ से लेके औ तक। अब स्वर के कितने भेद होते हैं?
स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 भेद स्वर के होते हैं। स्वर की परिभाषा हमने पढ़ी कि जिन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के हमारे मुंह से बाहर आती है, उन्हीं वर्णों को हम स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 11 है। जिसका उच्चारण हम करते हैं तो हवा रुकती नहीं, बिना रुकावट के ये सब बाहर आ जाती है और ये वर्ण जो है बाहर आते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। उनकी संख्या 11 है। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। स्वर के 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अब आपको ये जानने की जरूरत है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे कि वर्ण के भेद, तो वर्ण के 2 भेद मैंने बताया आपको। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम लोग पहला स्वर पढ़ेंगे। हमने बताया आपको, परिभाषा स्वर की बता दी है। और स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। अब हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे। स्वरों के भेद जो है वो स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। इसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री, इनका जब हम उच्चारण करते हैं, जब मुख से बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इससे अलग दीर्घ स्वर जो होता है, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय ज्यादा लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं और इसकी संख्या 7 है। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, और ये 7 और ये 4 मिलाकर 11 हो गया। तो हमने बताया ना कि स्वरों की संख्या 11 होती है। आपने पीछे पढ़ा कि स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिला के स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। अब तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का साइन अंग्रेजी का एस के समान होता है। प्लुत स्वर का साइन अंग्रेजी के एस की तरह होता है और इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। इसका जो उच्चारण होता है, जब हम बोलते हैं तो इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा वक्त लगता है, इसे इसलिए प्लुत स्वर कहते हैं। और इसका प्रयोग हम जैसे बुलाते हैं ना किसी को, राम, तो जब राम कह के बुलाते हैं तो रा, ये बीच का समय है, और ये म, ये बीच का जो समय है, जो अंग्रेजी के एस अक्षर का निशान बना हुआ है, वही जो हम किसी को बुलाने के लिए राम कहते हैं, जैसे ओम कहते हैं, तो ये समय 3 गुना 2 गुना समय दीर्घ स्वर से भी लेता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर। स्वर की परिभाषा मैंने बताई। स्वरों के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं, ये मैंने बताया। स्वरों के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये सब स्वरों के भेद हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। उसके बाद आता है प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर का जो है अंग्रेजी का एस का साइन होता है। अब इसका उसके बाद जो आता है, हमने पीछे जो व्यंजन में पढ़ा था, स्वर में पढ़ा था, आपके जो हमने वर्णमाला बताई थी, उसमें बताया था अयोगवाह। अयोगवाह, उसकी संख्या मैंने कितनी बताई थी? 2 बताई थी। अयोगवाह, अंग और अह, अंग और अह,
ये दो संख्या मैंने बताई थी आपको, अंग और अह, ठीक है। ये तो स्वरों की संख्या 11 हो गई, उसी में से अंग और अह बचा, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। ये अंग और अह, इसकी संख्या स्वर में नहीं की जाती है, इसकी संख्या हम स्वर में नहीं करते हैं। और हमने व्यंजन वर्ण भी आपको पढ़ाया, उसमें व्यंजन वर्ण में भी इनकी गिनती नहीं की जाती है, इसलिए हम इनको अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग हम अलग से करते हैं। वर्ण जब व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो उसके ऊपर हम बिंदी लगाने के लिए और विसर्ग के प्रयोग में करते हैं। इनका प्रयोग हम विसर्ग में और बिंदी लगाने के लिए करते हैं। अब हम देखिए इनका प्रयोग दो प्रकार से कैसे करते हैं हम। अनुस्वार, इनका प्रयोग हम अनुस्वार में कैसे करते हैं। जो ये बिंदी है ना, अ के ऊपर जो बिंदी लगा है उसका प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में करते हैं। जो ये निशान के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। किसी भी शब्द को लिख के हिंदी में जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो उस शब्द के ऊपर हम शिरोरेखा लगाते हैं। उस शब्द को हम खाली नहीं छोड़ते, उस शब्द के ऊपर हम शिरोरेखा लगाते हैं और उसी शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदी लगाई जाती है, जिसे हम ये जो आपका अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदी को जो अंक के ऊपर हमने बना के आपको दिखाया है उसे अनुस्वार कहते हैं। और ये शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लग जाता है, इसका प्रयोग यहाँ होता है। और जैसे हम इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे लिखते हैं ना गंगा, ग के ऊपर बिंदी लगा दिया गंगा, तो ये जो अयोगवाह है इसका जो अंग के ऊपर मैंने बिंदी लगा दिया है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंगा है, कंघी है ना, इन सब शब्दों में हम इस अनुस्वार को प्रयोग में ले आते हैं। अब उसके बाद जो है हमने आपको अह बताया, ये विसर्ग के रूप में हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विसर्ग के रूप में ये अह का जो निशान है, दो साइन बिंदी का है ना, वर्ण व्यंजन वर्ण स्वर के बगल में दो निशान बिंदी का लगा हुआ है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। और इनका उच्चारण ह के समान किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं प्रायः, प्रायः प्राय लिख के दो बिंदी बगल में लगा दिया य के, तो ये ह का उच्चारण ये होता है प्रायः। जैसे प्रातः, स्वतः, ये हमेशा व्यंजन वर्ण के पीछे बगल में ये दो बिंदी के रूप में लग जाता है, इसका प्रयोग हम करते हैं ये अह के रूप में, इसे हम विसर्ग कहते हैं। ये ह के रूप में उच्चारित होता है विसर्ग। अब उसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का साइन है चंद्र बिंदु। आपने देखा है ना, बहुत सारे शब्द लिखते हैं आप जिसमें उसका जो उच्चारण है वो नाक और मुख दोनों से किया जाता है। बहुत सारे व्यंजन वर्णों को आप लिखते हैं जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, उसके ऊपर तब उस शब्द के ऊपर व्यंजन वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है, जिसका साइन ये है। अब जैसे क्या लिखते हैं आप, हंसना, हंसना लिखते हैं तो उसके ऊपर हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं चंद्र बिंदु लगा के, चंद्रमा, आधा चंद्रमा बना के और उसके ऊपर एक बिंदु लगाते हैं, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो आपने देखा कि अयोगवाह दो होता है, अंग और अह, मैंने पीछे भी आपको बताया है। अब उसके बाद अयोगवाह का भी जो भाग है, कैसे हम अंग और अह का प्रयोग करते हैं वो मैंने बताया। अंग का अ के ऊपर जो बिंदी लगी है अंग, वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। जैसे गंगा लिखते हैं, कंघी लिखते हैं, ये प्रयोग होता है। फिर हम अह का विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे प्रायः, प्रातः, स्वतः, जो व्यंजन वर्ण के बगल में दाहिने तरफ दो बिंदी का प्रयोग करते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक, जिसका हम चंद्रमा लगा के और बिंदी लगाते हैं
उसे हम अनुनासिक कहते हैं। और ये जो है अनुनासिक की परिभाषा क्या है कि जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय जब नाक और मुख दोनों से किया जाता है, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं उसका हम नाक और मुख दोनों से हम उच्चारित करते हैं स्वर को, तब ये चंद्र बिंदु के समान लगता है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम पढ़ेंगे बेटा व्यंजन वर्ण। तो बेटा ये जो हम पढ़ा रहे हैं हमने आपको बता दिया कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर की संख्या कितनी है, फिर स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, वो मैंने बताया आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर वो अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह, अनुनासिक, और वो मैंने आपको बताया है अयोगवाह के भी जो अंग और अह होते हैं वो हमने बता दिया। विसर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं वो सब हमने आपको समझा दिया। तो अब ये समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं व्यंजन आपको पढ़ाऊंगी, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो फिर आप ध्यान से वीडियो सुनिएगा और इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद जो मैं काम भेजूंगी उसको कर लीजिएगा। मैं दूसरा भी वीडियो इसी के साथ आपको भेज रही हूँ, व्यंजन पढ़ा के कंटिन्यू रहेगा ये वीडियो, उसको ध्यान से आप सुनिएगा।